प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बारी बारी से दो विषयों पर बातचीत करेंगे, एक राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। दोनों ही चुनाव से जुड़े हुए हैं। पहला जो विषय है वो देश की सियासत से जुड़ा हुआ है। देश में एक पार्टी है, नाम है उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। देश की राजनीति के एक पुरोधा माने जाते हैं, नाम है उनका शरद पवार। शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से बगावत करके एक नया राजनीतिक दल गठित किया था, जिसे हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। 24 साल में राष्ट्रीय स्तर पर इस पार्टी की पर्याप्त धमक रही, पर पिछले 2 साल से ये पार्टी उतार पर है। पहले इसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना और कल चुनाव आयोग के आदेश के बाद ये पार्टी ही शरद पवार से छिन गई है। तो पहला बातचीत हमारी इसके संदर्भ में। दूसरे चरण में हम बातचीत करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के संदर्भ में, जहां पर कल मतदान होने जा रहा है। तो पाकिस्तान के इस चुनाव के मायने क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले चरण में हमारी बातचीत राष्ट्रीय विषय के संदर्भ में। हमारा विषय है भतीजे की घड़ी, चाचा की मुश्किल बड़ी। चाचा कौन? शरद पवार। भतीजा कौन? अजीत पवार। झगड़ा क्या है कि पार्टी किसकी? चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया, पार्टी भतीजे की। क्यों भतीजे की? इसलिए कि विधायक भतीजे के साथ, इसलिए पार्टी भी भतीजे के साथ। पर सुप्रिया सिले, जो अजीत पवार की बहन है, शरद पवार की बेटी है, उनका कहना है यही फैसला होना था। आदेश जो शिवसेना के संदर्भ में आया था, उससे केवल नाम बदल दिए, फैसला वही का वही आया। लेकिन हम इस फैसले से डरते नहीं, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अजीत पवार ने कह दिया, हम भी अपना जवाब दे देंगे। पर हाल फिलहाल मसला यह है कि क्या शरद पवार, जो समय समय पर चाणक्य की भूमिका में देश की राजनीति में दिखाई देते थे, उनका अवसान का समय आ गया? क्या वाकई शरद पवार की राजनीतिक रूप से विदाई का यह संदेश है? क्या वाकई शरद पवार अब राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे, या भले ही पार्टी अजीत पवार के पास चली गई हो, जन समर्थन शरद पवार के साथ ही रहेगा? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्प राजनीतिक विषय पर कुछ बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि एक सफल व्यक्ति वह होता है जो दूसरों द्वारा उस पर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव रख सकता है। डेविड ब्रिक के द्वारा यह बात कभी कही गई थी, पर डेविड ब्रिक इतनी दूर तक सोच नहीं पाए थे। अब सफल आदमी वो होता है जो दूसरे की ईंट को खुद जबरिया उठाकर अपना घर बना लेता है, वो सफल माना जाता है। ना हो यकीन तो अजीत पवार को देख लीजिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुबोध मोहित पाटिल जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार के, अजीत कुंड से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ जमाल शेख जी हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार से, और साथ ही हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी कोई भी टूटे फूटे, उसमें भाजपा की कोई भूमिका हमेशा तलाशी जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये हम अभिषेक जी से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जमाल शेख जी से समझना चाहेंगे। जमाल जी, आजकल बड़ी दिक्कत हो जाती है हमें, हम लोगों को बुलाते शरद पवार के समर्थक के तौर पर हैं, कार्यक्रम के दौरान ही कब वो अजीत पवार के समर्थक हो जाते हैं पता नहीं चलता। तो सबसे पहले तो आप बता दें, आप किसके साथ हैं, शरद जी के साथ या अजीत जी के साथ? देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी जो हमारा गए महीने में डिबेट हुआ था, तभी भी कह दिया था कि मैं आदरणीय शरद पवार जी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा आखिरी दम तक जी। पर पार्टी आपके साथ नहीं रही। आप भले ही शरद पवार जी के साथ रह गए, पर चुनाव आयोग ने बता दिया कि पार्टी शरद पवार जी की नहीं है। कितना बड़ा झटका आपके ऊपर, कितना बड़ा वज्रपात। आप शायद अपना पिछला डिबेट देख लीजिए, उसमें मैंने ये भविष्यवाणी खुद ही कर दिया था कि जो भी आगे आने वाला निर्णय है वो अजीत दादा के हक में ही आने वाला है। क्योंकि जो खेल उद्धव ठाकरे जी के साथ हो वो शरद पवार जी के साथ होने वाला, ये तो जग जाएंगे। और उसी का परिणाम स्वरूप आज कल ये निर्णय आया है। तो इसमें कोई शौक लगने वाली बात नहीं है, ना किसी को इससे फर्क पड़ा है, ना महाराष्ट्र की जनता को फर्क पड़ा, क्योंकि ये प्री प्लान जो भी था, जो हुआ है, ये सबको पहले से ही पता था। अच्छा, एक बार बताओ जमाल जी, क्या आपको नहीं लगता शरद पवार के दिल लद गए? देखो, अजीत पवार जी ने पहले भी बगावत की थी, शपथ भी ले ली थी, एक विधायक उनके साथ दिखाई नहीं दिया था, और अब शरद पवार जी के साथ कोई विधायक नहीं दिखता है। क्या कहते हैं आप, हालात ऐसे क्यों बदल गए? देखिए, वक्त और हालात के साथ ये जाने वाले आज के नेता है, उनके अंदर कोई सिद्धांत नहीं रह गया है। क्या है, आज बीजेपी सत्ता में, पावर में है, और उसका दुरुपयोग करके जो भी ईडी सीडी और इसके माध्यम से जो भी है विधायकों को डराना धमकाना करना, इसके उसी
के फलस्वरूप ये सारी जो घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है, पहले उद्धव ठाकरे के साथ हुआ जो शिंदे के साथ सारे विधायक चले गए, और आज हमारे साथ हुआ जो अजीत दादा के साथ सारे विधायक वहां चले गए। अच्छा एक बार बताओ जमाल जी, क्या आपको नहीं लगता है शरद पवार अब राजनीति करना भूल गए? बताओ, उनकी पीठ में छुरा घोंपा था अजीत पवार जी ने जब ब्रह्म मुहूर्त में देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने सरकार बना ली थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, अजीत पवार जी मुख्यमंत्री, पर वो बगावत फेल कर दी शरद पवार जी ने। पर बाद में हमने देखा जिन अजीत पवार ने पीठ में छुरा भौंका था आप लोगों के अनुसार, उन्हीं को आपने अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना लिया। क्या कहते हैं आप, हो गया अब शरद पवार जी का जितना होना था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, वक्त और हालात जो है अभी फिलहाल हमारे देश के भी कुछ अलग तरीके की राजनीति देश में चल रही है, और अगर ये जो नतीजे आज आए हैं हमारे राष्ट्रवादी के, ये नतीजे जो इसके पहले शिवसेना के साथ जो घटना हुई है उसी का परिणाम। जमाल जी पहले मुद्दे पर आओ ना। अजीत पवार ने रातों रात पार्टी बदलकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इसके बावजूद भी आपने अपनी सरकार में उन्हें फिर उप मुख्यमंत्री बनाया। क्या आप नहीं मानते हो कि वो गलती थी, भूल थी, चूक थी, जिसके चलते ये दिन आपको देखने पड़ रहे हैं और आपको ऐसे सवालों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं नहीं, गलती तो नहीं मैं मानूंगा इसको। कि देखिए अजीत पवार हमारे बड़े नेता थे, पवार साहब के भतीजे, मतलब बेटे ही एक तरीके से, और हम लोग भी उनको अपना बड़ा नेता मानते थे। और उस वक्त पे हालात ऐसे थे कि उनको साथ में रखना हमको जरूरी था, अजीत दादा को। और अजीत दादा की एक पकड़ है राष्ट्रवादी में, तो पवार साहब ने जो निर्णय लिया था वो सही निर्णय लिया था, लेकिन उसका फायदा अजीत दादा आगे जाके उठाएंगे वो हम लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं। इस चीज की जानकारी नहीं थी। जमाल शेख जी कहना है। मेरे साथ में सुबोध मोहिते पाटिल जी भी जुड़े हैं। पाटिल साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहे। तो पाटिल साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिन शरद पवार के सम्मान में इतने कसीदे अभी भी पढ़ देते हैं, अजीत पवार जी भी पढ़ देते हैं, प्रफुल्ल पटेल जी भी पढ़ देते हैं, बड़ा सम्मानित बताते हैं, उन शरद पवार की पूरे देश में बड़ी जगहसाई हो रही है। ये जगहसाई देखकर आपका मन कितना हर्षित या कितना दुखी होता है सुबोध जी? जी देखिए कि आपने सही वर्ड इस्तेमाल किया कि शरद पवार द चाणक्य ऑफ द पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी हो गई, जमाल भाई का मैंने सुना जी, उन्होंने बोला कि हमने भविष्यवाणी पहले कर दी थी जी, उन्होंने दूसरी बात किया है कि भाई अजीत पवार इज वेरी पावरफुल जी, और तीसरी बात उन्होंने ये बताया कि बीजेपी को ब्लेम किया है। तीनों बात ये जो है जी, ये तीनों बात राजनीतिक बात कर रहे हैं। जी, सच्चाई ऐसी है, आपने बोला कि बगावत कर दिया। जी, जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में जिंदगी बचपन से लेके बड़े तक गुरु मानना, वो कैसे कर सकते? अगर बगावत होती तो जैसे आपने बताया फिर से उनको उस पोजीशन में कैसे ले सकते थे? जी, इसलिए बगावत वो कभी कर नहीं सकते। क्या किया है कि ये बीजेपी पार्टी का इंटरनल डिसीजन हो गया था कि बीजेपी के साथ में राष्ट्रवादी में जाना है। शरद पवार जी और पार्टी का डिसीजन था। जी, ये बार बार अजीत पवार जी ने बोला है। सिर्फ उन्होंने क्या किया कि 3 बार जाने का डिसीजन होने के बाद में इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने किया है। जी, ये अलग से बगावत नहीं की भाई साहब, जी, उन्होंने शरद पवार जी के डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन किया है। जी, सिर्फ उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, पार्टी के जितने भी एमएलए एमपी थे उन्होंने पवार साहब के ऑर्डर को फॉलो किया है। जी, इसलिए आप ये बगावत वाला जो वर्ड अजीत पवार जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, मैं इस चीज से एग्री नहीं हूँ। अभी रहा सवाल तो क्या माने सुबोध मोहिते पाटिल जी, शरद पवार जी ने खुद अपने फैसले से बगावत कर दी, वो अपने फैसले पे कायम नहीं रहे, अपने फैसले से पलट गए, इसलिए ये दिन उन्हें देखने पड़ रहे हैं, बुढ़ापे में ऐसी फैयत उनकी हो रही है। देखिए ऐसे में वो तो इंडिया के स्टॉलवर्ड लीडर है भाई साहब, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। इवन दो आई वाज द यूनियन मिनिस्टर, लेकिन मेरी हाइट उनकी हाइट में फर्क है जी। लेकिन मैंने जो आपको बोला है ये पार्टी का स्टैंड था बीजेपी के साथ जाने का। कुछ बोलिए मत, पर इतना बताइए कि इस फैसले के बाद जिसमें बताएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पे अधिकार अजीत पवार जी का है और शरद पवार जी अपना अलग रास्ता देख लें, इसका देश में संदेश क्या गया? कोई बहुत बड़े नेता हैं शरद पवार जी, आप उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते, पर देश आज शरद पवार को किस रूप में देख रहा है, इस पे तो कुछ बोलेंगे आप? नहीं, शरद पवार जी का रूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए अथॉरिटी और पार्टी जो है उसमें डेमोक्रेसी चलती है जी। जैसा आपने इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं,
ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसको कोई ऐसा किसी को डिसीजन दे दिया तो बाकी सब सुप्रीम कोर्ट चल के सब लीगल दरवाजे खुले हैं ना जी। तो है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। मैं भी यूनियन गवर्नमेंट में काम कर चुका हूँ। वो डिसीजन कोई एक लाइन का तो होता नहीं है, डिसीजन होता है हर चीज। पाटिल साहब एक सवाल का और उत्तर दीजिए, ये शरद पवार की वर्तमान स्थिति को देखकर आप कितने प्रसन्न रहते हैं या कितने दुखी रहते हैं, भाई इतना बता दीजिए। हमारा तो उनसे अपील है कि आप भी आ जाओ, डिसीजन आपका था, व्हाई आर यू गेटिंग लेट? आप भी आ जाओ, डिसीजन आपका हमने इम्प्लीमेंट किया, आप क्यों नहीं आ रहे जी? इसमें ईगो प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए भाई? तो क्यों नहीं आ रहे? आप तो समझ पा रहे होंगे ना, क्यों नहीं आ रहे शरद पवार? वो तो उनका खुद का डिसीजन है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन जब उनका डिसीजन हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें तो आना चाहिए, हमको आशीर्वाद देना चाहिए, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है। तो पाटिल साहब ने तो सीधे तौर पे बात कह दी भाई, उन्होंने भाजपा के साथ जाने का फैसला लिया था, वो वहीं पे रह गए, हमसे भाजपा के साथ मिल गए। पर अभिषेक मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना ये चाहता हूं कि ये फैसला आपके कितने मन मुताबिक है? जैसा आप चाहते थे वैसे ही फैसला आया है, जैसा आपने बताया था वैसा ही फैसला आया है, या फैसला कुछ और आने की उम्मीद थी आपको? देखिए, इसमें जो चुनाव आयोग का फैसला आया है जी, वो एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, स्वायत्त संस्था है। और चुनाव आयोग जो भी उसके सामने तथ्य पेश किए जाते हैं उसके आधार पे वो अपना अंतिम फैसला सुनाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का एज अ पार्टी हमारा चुनाव आयोग का फैसला जो भी है हम सम्मान करते हैं। और चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो जो अभी वर्तमान स्थिति है महाराष्ट्र में कि अजीत पवार जी के साथ ज्यादा से ज्यादा विधायक हैं, ज्यादा से ज्यादा सांसद हैं, और जो स्टेट बॉडीज हैं जहां पे एनसीपी के और अन्य स्टेट में भी एमएलए हैं वो भी अजीत पवार जी को समर्थन दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने तथ्यों को देख के बहुत अच्छा, उचित और सही फैसला दिया। अरे अभिषेक मिश्रा जी, आपने बड़ी मासूम तरीके से बात कही कि देखो चुनाव आयोग जो है ना वो स्वायत्त संस्था है, वो चुनाव आयोग की स्वायत्तता बनी रहे ना, इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने भी देखा होगा। इसमें ये चाहता कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी रहना चाहिए, पर फिर संसद में वो आदेश बदल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया। इसके बावजूद भी आप कार्यक्रम में ये बोलो कि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, आपको लगता है लोग मान लेंगे? देखिए द्विवेदी जी, जो भारत के संविधान में जो है, मैं तो वही बोलूंगा, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं भाजपा का। चुनाव आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी। उसका काम है तथ्यों के आधार पे एकदम बिना किसी पक्षपात के फैसला सुनाना, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और जो सुबोध मोहित पाटिल साहब ने रहस्योद्घाटन किया उस पर आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पाटिल साहब ये समझा रहे हैं कि भाई शरद पवार ने फैसला ले लिया था भाजपा के साथ जाना है, पता चला सारे विधायक चले गए, पवार साहब वहीं रह गए। ऐसा आपने क्या किया जिसके चलते पवार साहब फैसला लेने के बाद भी आपके साथ नहीं आ सके? देखिए, अजीत पवार जी ने स्पष्ट कहा था कि उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का समर्थन और साथ इसलिए दिया है क्योंकि डेवलपमेंट और विकास के साथ। अभिषेक जी थोड़ा मेरे सवाल को समझिएगा। हमारे साथ में जो पूर्व मंत्री हैं सुबोध मोहिते पाटिल जी, उन्होंने ये बात बताई अभी कि शरद पवार साहब ने ये फैसला लिया कि एनसीपी जो है वो अब भाजपा के साथ सरकार बनाएगी। बाद में पता नहीं क्या हुआ कि शरद पवार साहब नहीं आए, हम सब लोग आ गए। तो अब पाटिल साहब को तो पता नहीं है क्यों नहीं आए, पर जिसने यानी भाजपा ने ये रणनीति बनाई कि शरद पवार और उनकी पार्टी को अपने साथ ले लें, तो आपसे जानने में दिलचस्पी है ये शरद पवार के साथ बाद में हुआ क्या जिसके चलते शरद पवार आपके साथ नहीं आए? देखिए, माननीय शरद पवार जी देश के वरिष्ठ नेता हैं, अजीत पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता है। आपस में इनकी क्या बातचीत हुई इस पे भाजपा टिप्पणी नहीं कर सकती। हमें तो इतना पता है कि अजीत पवार जी एनसीपी के ज्यादा से ज्यादा विधायक और सांसद के साथ भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने साथ दिया, मोदी जी का साथ दिया विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, देश हित के लिए। और उनको पता था कि जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया जाए, उनके हाथ मजबूत किए जाए। महाराष्ट्र का विकास भी डबल इंजन सरकार में ही संभव है, इसीलिए अजीत पवार जी आए हैं और हमने इनका स्वागत किया। और एनसीपी पार्टी के साथ मिलकर जो हमारी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है वो महाराष्ट्र का विकास कर रही है। महाराष्ट्र हर क्षेत्र में
हर पैरामीटर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी का जो विजन है वो महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट हो रहा है। और अजीत पवार जी इसीलिए देवेंद्र जी के साथ और एकनाथ शिंदे जी के साथ एक अच्छी सरकार महाराष्ट्र में चला रहे। और शरद पवार जी क्यों नहीं आए, ये अजीत पवार जी और शरद पवार जी के आपस का विषय है, उस पर भाजपा के प्रवक्ता के नाते मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं 2 सवाल कर लेता हूं। ये इतनी अच्छी सरकार आप कैसे चला लेते हो जिसमें भाजपा का विधायक थाने के अंदर 6-6 गोलियां चला लेता है? एक तो ये समझना चाहता हूं अभिषेक जी, जो आपने दावा किया विषयांतर हो जाएगा, पर दावा आपने ऐसा कर दिया कि मन से जिज्ञासा अपने आप ही जुबान से निकल आई। तो एक तो ये इस पे उत्तर आप दे दें। दूसरा ये जानना चाहता हूं, ये शरद पवार इतने नासमझ क्यों है? प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए भाजपा का साथ, मोदी जी का साथ बहुत जरूरी है। इतनी सी बात अजीत पवार जी के समझ में आ गई, पर जो शरद पवार बेहद सम्माननीय आपके शब्दों में भी, उनकी समझ में यह बात क्यों नहीं आती है? तो दोनों चीजों पर अगर आपके दृष्टि मिल जाए तो जमाल जी से बात करने में आनंद आ जाए। देखिए, किसी की समझ पे, वो इतने वरिष्ठ नेता की समझ पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। एनसीपी पार्टी, चुनाव आयोग ने भी कहा है कि अजीत पवार ही एनसीपी पार्टी के लीडर हैं। एनसीपी पार्टी ने यह फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार महाराष्ट्र में चलाना और देश में समर्थन देना, उसी से देश का हित है, महाराष्ट्र का हित है। तो जब राज्य का हित है, जनता का हित है, जो हमारे देश के नागरिक है उनका हित है, तो उस हित में एनसीपी ने फैसला लिया है और भाजपा ने उस फैसला का स्वागत किया और उनको सरकार में शामिल किया। तो इसमें मैं बॉस, इसमें आप ज्यादा समझ किसकी ना समझ मत जाइए। ये लार्जर इंटरेस्ट में अजीत पवार जी ने क्या कहा कि लार्जर इंटरेस्ट में, देश हित में, विकास के लिए एनसीपी पार्टी भाजपा के साथ दे रही है। बस इसमें सारी बात समाप्त हो जानी चाहिए। डेवलपमेंट से आगे है क्या? लोकतंत्र का अर्थ ही क्या है कि जनता का विकास, यही लोकतंत्र का अस्तित्व का कारण है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं कि जनता का कल्याण हो, और अजीत पवार जी जनता के कल्याण के लिए आए भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ। तो इससे यही उसका उत्तर, सरल उत्तर है। और क्या आप ज्यादा कारण जानना चाहते हैं? जानना तो ये चाहते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस जी बताया करते थे ना, अभिषेक मिश्रा जी, कि इस प्रदेश का सबसे भ्रष्ट आदमी का नाम अजीत पवार है और सरकार हमारी बन जाने दो, फिर देखना अजीत पवार जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। तो वो पीसिंग के स्थान पर उन्हीं फडणवीस का मीटिंग 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 देखते हैं, इसलिए आपसे पूछ लिए। तो आप इसका उत्तर दिए नहीं। और दूसरा मेरा जो सवाल था उस पर तो आप गए ही नहीं। मैंने पूछा वो थाने में धाए धाए धाए, इसके लिए सरकार नहीं, इसका मैं उत्तर देता हूं, आपको उत्तर देता हूं। देखिए, मैंने इसलिए उस विषय को अभी नहीं उठाया है क्योंकि वो एक लीगल, अभी उस पर केस हो गया है, अभी गिरफ्तारी हो चुकी है जिसने गोली चलाया। तो अब जब वो कोर्ट में जाएगा और फिर सब तथ्य सामने आएंगे, वो कोई राजनीतिक विषय तो है नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, सेंसिटिव विषय है, ठीक है। जो घटना घटी है पुलिस स्टेशन के अंदर घटी है, तो बिना जो तथ्य पुलिस अब बताएगी कोर्ट में, और कोर्ट उसका क्या संज्ञान लेता है, क्या तथ्य बाहर आते हैं, उसको जाने बगैर इतना गैर जिम्मेदारा बयान, आप तो देखिए सनसनी फैला सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, परंतु सच्ची घटना को कोर्ट में ही आएगी। इसीलिए अभी उस पे एज अ पार्टी हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लीगल और लॉ एंड ऑर्डर, और अभी उसमें ऑफिशियल केस चल रहा है। जी जी, तो मतलब आपकी सरकार में ही भाजपा के विधायक पे केस दर्ज हुआ है, उसमें भी कितनी सच्चाई है इसमें अभिषेक जी को यकीन नहीं है। कोर्ट जब कह देगा कि हाँ इन्होंने ही चलाई थी, दोषी ठहरा दी, तब आप उसमें कुछ बोलेंगे। पर अजीत पवार चक्की पीसिंग वाले पे भी कुछ कहना चाहेंगे? जमाल जी के पास चलूं मैं? नहीं, जो आप कह रहे हो, राजनीति में वर्तमान परिस्थिति में समाज का भला, प्रदेश का भला, राष्ट्र का भला, ये देखा जाता है। आप समझिए, डेमोक्रेसी का अर्थ है डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो उसके लिए अगर पहले मान लीजिए हम राजनीतिक विरोधी थे, फडणवीस जी ने जो बयान दिए उस वक्त विरोधी नेता के लिए दिए थे, अजीत पवार उसमें हमारे विरोधी थे राजनीति, परंतु अगर आज हम देश और महाराष्ट्र का भला साथ में कर सकते हैं, मोदी जी को मजबूत कर सकते हैं, देश की जनता का कल्याण कर सकते हैं, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे। अभिषेक जी ध्यान रखना, ये जो नाम है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, इसकी परिभाषा दी थी देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नेचुरल करप्ट पार्टी। चुनाव आयोग ने डिसीजन दिया है कि जिसको सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेचुरल करप्ट पार्टी करार दिया था, उसके मालिक सम्माननीय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। विचार कीजिएगा आप अपनी दलीलों के संदर्भ में। लेकिन मैं जमाल शेख जी आपके पास आना चाहता हूं।
और आपसे जानना चाहता हूं, ये आपके नेताजी इतने नासमझ क्यों हो गए भाई? देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, आम आदमी के विकास के लिए, आम आदमी के भले के लिए, जनता के कल्याण के लिए भाजपा के साथ मिलकर सत्ता का संचालन एक उचित निर्णय था। और सुबोध मोहिते पाटिल जी, आपके पुराने साथी, बता रहे हैं कि यह फैसला शरद पवार जी ने लिया भी था। फिर क्या ऐसा हुआ कि पवार साहब अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाए? देखिए, मैं सुबोध जी की बात को क्लियर कर देता हूँ कि पवार साहब ने कभी इच्छा नहीं जताई। ये बात अलग है कि अजीत दादा और उनके जो भी आज समर्थक वहाँ है, सुनील तटकरे साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब, ये तीनों नेताओं ने खास करके आग्रह किया था पवार साहब को, पहले भी कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत राय थी, उससे पवार साहब ने अपनी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बोला ठीक है, हम उसके ऊपर विचार करेंगे जी। उसके बाद और रहा सवाल कि जाना चाहिए, तो ऐसा है, देखिए बीजेपी के साथ में जाने में कोई दुविधा की बात नहीं है। ठीक है, आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, लेकिन जो एक विजन था सबका साथ सबका विकास, वो तो कुछ दिखा नहीं। जहां देखो वहां पे धर्म की राजनीति चल रही है हर जगह। और रहा महाराष्ट्र के विकास की बात, तो आज सारे महाराष्ट्र के उद्योग धंधे तो सारे गुजरात चले जा रहे, तो फिर इसमें महाराष्ट्र का विकास कहाँ नजर? चलिए अपन आगे के संदर्भ में बात करते हैं। अब आगे क्या करेंगे? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो हमने जाने की तैयारी कर ली है। उस विषय में आदरणीय पवार साहब ने कपिल सिब्बल जी से बात भी कर ली है, और हम अभी 3 नाम दिए चुनाव आयोग को, उसमें से जो भी नाम फाइनल होगा उस नाम को और उस चिन्ह को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे लोकसभा विधानसभा में। अब जनता जनार्दन वही निर्णय देगी और वही फैसला देगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की या अजीत पवार की है। ये फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा विधानसभा में और लोकसभा में। तो कुल मिलाकर जमाल जी ने कह दिया, फैसला चुनाव आयोग के बाद अदालत में जब भी आए हम जनता से फैसला ले लेंगे। ये जनता से फैसले के नाम पे सुबोध जी आप कितने चिंतित हैं? जनता अजीत पवार जी के साथ या शरद पवार जी के साथ? क्योंकि आप लोग तो अजीत पवार जी के साथ, पर शरद पवार बार बार बोलते हैं, सुप्रिया सुले जी भी बार बार बोलती हैं जनता हमारे ही साथ। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए रोटी कपड़ा मकान और पीस ऑफ माइंड जी, नहीं ना? तो ये कौन देता, उसी के साथ में जनता जाएगी ना। आज देखिए मोदी जी ने काम किया है, मैं तो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन आप इकोनॉमी देखिए, 12वें नंबर से 3rd पे आ गए, 5th पे आ गई, अभी 3rd पे आगे का घोषणा कर दिया जी। मतलब भारत देश की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ आ गई है। अमेरिका जो पूछता नहीं था, अमेरिका को प्राइम मिनिस्टर को पूछे अगर अमेरिका चल नहीं सकता। हमास में जो हो रहा है उसका श्रेय किसमें चलता है? प्राइम मिनिस्टर का चलता है। तो जनता को क्या चाहिए? जनता को ये चाहिए कि उनका जो काम करेगा, देश हित में काम करेगा। पार्टी इंपॉर्टेंट है कि देश इंपॉर्टेंट है? बताइए ना। तो जो पैसा कहाँ से, महाराष्ट्र को मुझे डेवलप करना है तो पैसा कहाँ से आएगा? जब से सेंट्रलाइज जीएसटी होगा, पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना है। और जो पैसा इस स्टेट में नहीं आएगा तो विकास कहाँ से आएगा? तो शरद पवार जी अगर विरोध में भी रहते हैं तो डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? अच्छा पाटिल साहब, एक बात बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़िया पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी इतने बढ़िया नेता हैं, देश विकास की राह पे इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो ये अलग पार्टी बना के क्यों बने हुए हैं? आप फैसला तो हो ही गया, पार्टी आपकी है, इसका भाजपा में विलय कब करा रहे हैं? इतनी अच्छी पार्टी के साथ मिल जाने ज्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल, हमारे एनसीपी को। हाँ, अरे भाई साहब, एनसीपी की आइडियोलॉजी क्या है? पार्टी फॉर एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी इज फॉर द पार्टी। अरे भाई, देश सबसे बड़ा है ना, आपने अभी तो बताया पार्टी बड़ी है कि देश है। तो भाई देश के लिए भाजपा के साथ मिल जाना श्रेष्ठतम विकल्प नहीं है? और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, भाजपा जैसी राष्ट्रवादी विचारपूर्ण पार्टी है, क्या करोगे अलग पार्टी लेके? कब हो रहा है विलय? एक लाइन आपको रिपीट करता हूँ, एनसीपी पार्टी का जो बेसिक स्लोगन है जी, पार्टी फॉर ऑल एंड ऑल फॉर द पार्टी। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जी, इंक्लूडिंग जमाल भाई इज इंक्लूडेड इन द एनसीपी। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कास्ट। और भाजपा क्या करती है? उनका खुद का आइडियोलॉजी है, उसमें हम क्या बोलेंगे। लेकिन हम जो जुड़े हुए हैं वो डेवलपमेंट के इशू पे जुड़े हुए हैं, हमको तो डेवलपमेंट करना है। भाई मैं आखिरी बातचीत का अभिषेक जी आपके पास आता हूं, ये क्या हालत हो गई है अभिषेक जी? आपके सहयोगी ही आपके विचार के साथ में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, बताइए क्या कहते हैं अभिषेक जी? नहीं, उन्हें हमारे साथ खड़े, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोदी जी ने देश की इकोनॉमी को 3rd स्थान पे लाए हैं। भारत जो है विश्व में 3rd हाईएस्ट इकोनॉमी बनने वाली है।
तो उन्होंने तो भाजपा और मोदी जी का समर्थन अजित पवार जी से लेके जितने भी एनसीपी के नेता हैं वो इस बात को स्वयं मानते हैं कि महाराष्ट्र और देश का कल्याण मोदी जी कर रहे हैं, इस देश को डेवलप कंट्री बना रहे हैं मोदी जी, और पूरे स्टेट का भी कल्याण, प्रदेश का करते हैं। राजनीतिक पार्टी में हम गंभीर काम करते हैं, हमारा काम होता है प्रदेश और राष्ट्र को मजबूत करना। अभिषेक जी फिर जोड़ूंगा, अभी कुछ दिनों में आप फिर से जो है राजनीतिक दलों का विलय अपने समंदर में करने वाले हैं, तब पूछूंगा मैं ये पत्रकार का काम है या राजनेता का काम है। पर इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत के अंतर्गत अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। शरद पवार उम्र के जिस भी मुकाम पर पहुंचे हों, पर अभी उन्होंने हथियार जमीन पर रखे नहीं हैं, और जब तक शरद पवार के हाथ में हथियार है, उनके विरोधी भी मानते हैं कि उन हथियारों में धार है। क्या वो धार कोई चमत्कार कर पाएगी, इसका पता आम चुनाव में हो जाएगा। आम चुनाव तक हमें इंतजार करना चाहिए कि पवार कौन सा है जिसके हाथ में पावर है। पार्टी भले ही अजीत पवार के पास है, हमें इसके उत्तर का इंतजार रहेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सियासत से जुड़े घटनाक्रम पर बात करेंगे। कल वहां मतदान होना है, वहां के लोगों को अपना भविष्य तय करना है, पर भविष्य वाकई उन लोगों को तय करना है या भविष्य किन्हीं और ने तय कर दिया है, उन्हें केवल अपना तय हुआ भविष्य देखना है। कहीं जाइएगा नहीं, गए और आए।